नमस्कार दोस्तों, डेट आज की 28 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों डिटेल से। सबसे पहले हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे खेती बचाओ पानी बचाओ, बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, अच्छा आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा, इंडियन एक्सप्रेस का ई गवर्नेंस से संबंधित, आपका एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा जीएस पेपर 2 का। तीसरा आर्टिकल द हिंदू का इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप से संबंधित। और देखो, जैसा कि हमने डिसाइड किया था कि हम प्री के बाद में एथिक्स डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, तो वो भी हमें स्टार्ट करना है। मैं आपको पूरा प्लान बता दूंगा, 1-2 दिन में हम वो स्टार्ट कर देंगे एथिक्स, जिसे हम पूरा कोशिश करेंगे कि मेंस तक हम कैसे ना कैसे करके ख़त्म कर दें। तो अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी डिस्कशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल खेती बचाओ पानी बचाओ से संबंधित है। बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब हम बात करते हैं ना, भारत में वाटर क्राइसिस है, तो वाटर क्राइसिस से मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भाई कुछ सिटीज़ में पानी की कमी हो रही है या फिर कुछ रीजन्स में ड्रोट आ रहे हैं। नहीं, वाटर क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू है। वाटर क्राइसिस मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस, बिहेवियरल क्राइसिस, इकोलॉजिकल क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस जो हैं वाटर क्राइसिस से जुड़े हुए हैं। तो बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको हम पॉइंट वाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये जिस शेप में आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में वैसे डिस्कस करेंगे तो आप पॉइंट्स यूज़ नहीं कर पाओगे आंसर्स में। तो अच्छी स्लाइड्स को छोड़ के सीरियस एस्पायरेंट्स की तरह पॉइंट वाइज फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। सॉल्यूशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें। देखो, इंडिया में ना 80% फ्रेश वाटर ना एग्रीकल्चर में चला जाता है। अब यही फैक्ट यूपीएससी प्री में भी पूछ लेती है। आप पूछते हो ना मुझसे, सर एडिटोरियल डिस्कशन का प्री में यूज़ कैसे है? जब हम देखो कंसेप्ट्स पढ़ते हैं ना एडिटोरियल डिस्कशन में, तो वो कंसेप्ट ही कई बार काम आ जाते हैं प्रीलिम में फैक्ट्स के तौर पे। अब हम डिस्कस तो वाटर क्राइसिस कर रहे थे, लेकिन वाटर क्राइसिस में एक जो फैक्ट आया वो यूज हो गया प्री में। इंडिया में 80% जो फ्रेश वाटर है वो एग्रीकल्चर में चला जाता है, और उसमें से भी जो 60% वाटर है ना वो सिर्फ 2 फसलों को उगाने में चला जाता है, एक राइस, दूसरा शुगर केन। और देखो, ये कोई ना कोइंसिडेंस नहीं है, ये दोनों फसलें ऐसी फसलें हैं जिस पे सरकार एमएसपी अनाउंस करती है, सब्सिडी देती है इन फसलों को उगाने में। इन फसलों को सरकार डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोक्योर करती है। जब सरकार देखो इतनी सारी गारंटी देती है इन 2 फसलों को उगाने पर, तो किसान ये 2 फसलें क्यों नहीं उगाएंगे? आप बताओ। सरकार जब देखो इन फसलों को उगाने में इतना सारा फ्री इंसेंटिव, फ्री सब्सिडी देती है ना, तो इससे मोरल हैजार्ड पैदा होता है। आप बोलोगे सर ये क्या टर्म है मोरल हैजार्ड, इसके बारे में हमें बताओ, ये यूज कर सकते हो आंसर में। देखो, मोरल हैजार्ड का मतलब होता है जब इंसान को ना ये लगता है कि उसके गलत डिसीजन का नुकसान उसको नहीं होगा, तो फिर देखो इंसान ना गलत डिसीजन लेने से कतराता नहीं है, वो ज्यादा रिस्क लेने लगता है। जैसे किसान हैं, अब किसानों के लिए सरकार ने ना बिजली फ्री कर दी। अब फ्री बिजली से अंधाधुंध किसान नीचे से पानी निकाल रहे हैं। अंदर से किसान को पता है गलत है, लेकिन उसको यूं लग रहा है कि इमीडिएट उसे नुकसान नहीं होने वाला है, ना तो उसका बिल आ रहा है, और पानी ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेरे लिए खत्म होगा, वो सबके लिए खत्म होगा, तो उसको लॉस नहीं लगता है। अंधाधुंध नीचे से पानी निकालने में उसको कोई नुकसान नहीं लगता है, लेकिन नुकसान हो रहा है। तो ये होता है मोरल हैजार्ड, समझ रहे हो? अब लेकिन देखो, अंधाधुंध के जब किसान नीचे से पानी निकालता है ना, जिसका उसे कोई बिल नहीं देना पड़ता, तो अब ग्राउंड वाटर कितना ज्यादा डिप्लीट कर गया आप देखिए। पंजाब हरियाणा में 300 फीट नीचे अब पानी आता है, इतना ज्यादा एक्विफायर में पानी जो है वो खत्म हो गया है। तो ये हुआ पहला इशू, फ्री इंसेंटिव। इसके बाद आता है दूसरा इशू है रॉन्ग इंसेंटिव। आप बोलोगे सर फ्री इंसेंटिव और रॉन्ग इंसेंटिव में क्या फर्क है? फर्क देखो पूरा है। सरकार ये चाहती है कि किसान ना, खास करके पंजाब हरियाणा में, राइस और गन्ने की खेती छोड़ दें, यहां पे पानी की कमी है। तो इसके लिए सरकार ने ना स्कीम भी चलाई है, मेरा पानी मेरी विरासत। सरकार 7,000 रुपए पर एकड़ देती है अगर कोई किसान पैडी वगैरह की खेती को छोड़ के बाजरा उगाता है, तो सरकार उसे 7,000 रुपए पर एकड़ इंसेंटिव देती है। बट राइटर ये बोलते हैं भाई तुम इंसेंटिव दे भी दो, जितने इंसेंटिव सरकार दे रही है ना, उसको लेने के बावजूद भी किसान के लिए ना राइस उगाना ही ज्यादा बेनिफिशियल हो रहा है। सरकार के द्वारा दिए जा रहे जो इंसेंटिव है वो सफिशिएंट है ही नहीं, तो किसान क्यों छोड़ेगा?
ये राइस उगाना, जैसे ये देखो, अब पैडी की ये वैरायटी किसान उगाते हैं ना, PB1121, ये वैरायटी किसान उगाते हैं तो पर एकड़ 50,000 का प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये वैरायटी काफी एक्सपोर्ट होती है गल्फ कंट्रीज में। जबकि अगर इंसेंटिव के साथ भी अगर बाजरा किसान उगाएगा तो 1 एकड़ पे 32,000 का प्रॉफिट होगा। तो इंसेंटिव लेने के बाद भी किसान उतना नहीं कमा पा रहा है जितना पैडी से कमा रहा है, तो फिर किसान क्यों छोड़ेगा पैडी की खेती? तो मतलब आपके इंसेंटिव ही गलत हैं। जब तक आप इंसेंटिव ज्यादा नहीं दोगे किसान स्विच नहीं करेगा। फिर देखो आता है नेक्स्ट इशू। नेक्स्ट इशू क्या है? नेक्स्ट इशू है वाटर फ्लोज विदाउट बॉर्डर्स। देखो, ये 2 खेत एक साथ हैं, ये महेश का खेत है, ये सुरेश का खेत है। महेश ने पैडी उगाया और सुरेश ने उगाया बाजरा। अब देखो, पानी जो है वो बॉर्डर नहीं समझता है कि हाँ ये जमीन का बॉर्डर है, सुरेश के खेत में नहीं जाऊंगा मैं, पानी थोड़ी ना ऐसा सोचता है। महेश ने पैडी की खेती की, पूरा खेत वाटर लॉक्ड है, पैडी खेती में ज्यादा पानी चाहिए। तो देखो, महेश के खेत का जो पानी है ना वो साइड वाली जमीन में भी चला जाता है जहां पे सुरेश ने बाजरा उगाया है। और यहां पे भी कौन सी कंडीशंस पैदा हो जाती हैं? एनोक्सिक कंडीशंस पैदा हो जाती हैं। एनोक्सिक कंडीशंस मतलब सुरेश जिसने बाजरा उगाया है, पानी रिस के यहां पे आ गया जमीन के नीचे, तो यहां पे चूंकि पानी आ गया सुरेश के खेत में भी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी पानी की वजह से, तो सुरेश को नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि साइड वाले खेत में महेश ने पैडी उगाया। तो यह भी एक दिक्कत है। मतलब महेश की गलती का खामियाजा बेचारे सुरेश को भी भुगतना पड़ा, क्योंकि दोनों के खेत आपस में जुड़े हुए हैं। इसके लिए ना एक टर्म है, ये देखो, दिस इज कॉल्ड स्पेशल एक्सटर्नैलिटी। मतलब आपके डिसीजन का असर दूसरे पर भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, 3 प्रॉब्लम्स की हमने बात की। लेकिन अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन राइटर अच्छा देते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो, एक किसान को आप मोटिवेट करोगे, इंसेंटिवाइज करोगे ना कि भाई तुम पैडी छोड़ दो, बाजरा उगाओ, तो वो किसान ना मोटिवेट नहीं होगा, इंसेंटिवाइज नहीं होगा। क्यों ना आप ना पूरे गांव को मोटिवेट करो। अगर देखो, आप ऐसे कोई कंडीशन रख दो कि पूरा गांव यानी 60-70 फार्मर्स अगर बाजरा या दालें उगाएंगे तब इंसेंटिव मिलेगा, तो ये जो मॉडल है ना बिल्कुल बेस्ट है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा देखो ये होगा, जब आपने पूरे गांव के लेवल पे कंडीशन रख दी ना, इंसेंटिव रख दिए कि 60-70% अगर किसान बाजरा या दालें उगाएंगे तभी इंसेंटिव देगी सरकार, तो किसान ना एक दूसरे को बल्कि मोटिवेट करेंगे, अरे भाई उगाओ, फायदा होता है। पीयर प्रेशर होगा, सोशल मॉनिटरिंग बढ़ेगी और सरकार को मॉनिटर नहीं करना पड़ेगा। आपस में किसानों के ग्रुप ही एक दूसरे को मॉनिटर करेंगे, एक दूसरे को बोलेंगे कि यार बाजरा उगाओ, पूरे गांव को इंसेंटिव मिलेगा और मिस रिपोर्टिंग भी इससे कम होगी। समझ रहे हो? अब देखो, राइटर का कहने का मतलब ये है, आप कम्युनिटी लेवल पे, गांव के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे इंसेंटिव दो, ना कि इंडिविजुअल फार्मर्स को इंसेंटिव दो। जैसे एग्जांपल दिया जाता है ये पीजीएम का मतलब पता क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी मैकेनिज्म। पार्टिसिपेटरी गारंटी मैकेनिज्म, ये ना ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये मॉडल अडॉप्ट किया गया। इसमें क्या था? इस पार्टिसिपेटरी गारंटी मैकेनिज्म में ना जो किसानों के ग्रुप हैं वही आपस में क्वालिटी इंश्योर करते हैं कि हाँ दूसरे वाला जो किसान है वो वास्तव में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फिर किसानों के ग्रुप को इंसेंटिव मिलता है, ना कि इंडिविजुअल फार्मर को। और भी एग्जांपल राइटर देते हैं। एक फेमस रिसर्चर हैं एलिनोर ओस्ट्रोम, इनको ना नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने एक बात बोली, जो कॉमन्स है ना, कॉमन्स जैसे पानी है और लैंड है, हवा है, ये जो कॉमन्स हैं जिन पर सबका हक होता है, अगर देखो इन कॉमन्स की कोलेक्टिव मैनेजमेंट जब होती है ना तो वो हमेशा अच्छी होती है। उन्होंने प्रूफ भी दिया है कि जब रिसोर्स को लोकल कम्युनिटी मैनेज करती है ना, लोकल कम्युनिटी को जब ओनरशिप मिलती है कि भैया पानी तुम्हें संभालना है, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी है, तो वो कम्युनिटी फिर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी के साथ में रिसोर्स को मैनेज करती है। आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया जाता है। आंध्र प्रदेश में ना एक मॉडल चला, मॉडल का नाम था कम्युनिटी मैनेज्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। मतलब इस कम्युनिटी मैनेज्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में ना किसानों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करेंगे, हम पानी को एफिशिएंटली यूज करेंगे। तो रिजल्ट क्या निकला? जब कम्युनिटी ने मिलकर डिसाइड किया
तो फिर देखो पेस्टिसाइड्स और पानी का यूज दोनों कम हो गए, फसल हेल्दी मिलने लगी और इन्वायरमेंट को भी कम नुकसान हुआ। महाराष्ट्र में पानी पंचायत मॉडल काफी फेमस हुआ। इसमें क्या था, लोकल किसानों ने ना मिल के प्लान तैयार कर लिया कि महेश भाई तेरे खेत में तू इस दिन पानी लेगा, सुरेश इस दिन लेगा, इतना पानी लेगा। तो मतलब लोकल किसानों ने ना पंचायत में मिल के डिसाइड कर लिया कौन किस खेत में कितना पानी लेगा, कब लेगा। जब शेड्यूलिंग पहले से प्लान हो गई तो फिर देखो पानी की बहुत ज्यादा बचत कम हो गई पानी पंचायत में। इथोपिया का एग्जाम्पल तो छोड़ो, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र दोनों के एग्जाम्पल आपने डिस्कस कर लिए। तो कहने का मतलब देखो ये है, जब लोकल लेवल पे कम्युनिटी मिल के रिसोर्स को मैनेज करती है ना तो अच्छे से मैनेज करती है। जैसे पानी पंचायत हमने देखा महाराष्ट्र में। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं अगर देखो सरकार सिर्फ इस चीज पे फोकस करेगी कि हाँ इरिगेशन के लिए पाइपलाइन बना दो या प्राइस बढ़ा दो पानी के, इससे काम नहीं चलेगा। आपको ना किसानों के सोचने के तरीके को समझना होगा कि किसान सोचता कैसे है। तो ना पॉलिसी को अगर सरकार वाटर क्राइसिस को बचाना चाहती है ना तो पॉलिसीज को सरकार 4 डायमेंशन से डिजाइन करे। 4 डायमेंशन कौन कौन से? सबसे पहले जो भी पॉलिसी सरकार बनाए ना लोकल इकोलॉजी के साथ में वो अलाइन होनी चाहिए। लोकल इकोलॉजी के साथ में अलाइन मतलब हर जगह का देखो सोइल एक जैसी नहीं होती, हर जगह रेनफॉल एक जैसी नहीं होती, हर जगह वाटर टेबल एक जैसी नहीं है। जैसे राजस्थान में सरकार बाजरा को प्रमोट करे, असम में जूट को प्रमोट करे, नेचुरल कंडीशन के हिसाब से सरकार फसल को प्रमोट करे, हर जगह एक फसल को ना सरकार प्रमोट करे। तो सरकार जो पॉलिसी बनाए राइस या शुगर केन के अल्टरनेटिव के तौर पे वो इकोलॉजिकल अलाइन होनी चाहिए, ये पहली चीज है। फिर दूसरा पॉइंट राइटर बोलते हैं आप किसानों का बिहेवियर समझो। किसान इंसेंटिव देख के डिसीजन नहीं लेता है, तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग आप प्रमोट कर सकते हो। जैसा एग्जांपल हमने शुरुआत में डिस्कस किया, आपको बिहेवियर समझने की आवश्यकता है। इंसेंटिव आपको देने हैं तो आप ज्यादा इंसेंटिव दो। फिर तीसरा पॉइंट सरकार देते हैं इंस्टीट्यूशनली रोबस्ट आप पॉलिसी बनाओ। मतलब हर गांव को आप पावर दे दो कि वो अपना डिसीजन खुद ले, जैसे पंचायती राज में होता है। जो महाराष्ट्र का पानी पंचायत मॉडल हमने डिस्कस किया, महाराष्ट्र के पानी पंचायत में ना पंचायत खुद डिसाइड करती है कि पानी को कैसे बेस्ट यूज किया जाना है। और सबसे लास्ट में पॉलिसी जो है स्पेशली साउंड होनी चाहिए। स्पेशली साउंड मतलब स्पेशली साउंड का मतलब ये है जहां पानी भर जाता है ना, वाटर लॉगिंग हो जाती है, वहां पे पल्सेस उगाने चाहिए। और जहां पे सूखापन है वहां पे फिर मिलेट्स वगैरह उगाओ, जैसे बाजरा टाइप, समझ गए? तो उस टाइप में स्पेशली अलाइंड होनी चाहिए पॉलिसीज। 20 सेकेंड में ना मैं समराइज कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो इकोलॉजिकली अलाइंड हो। मतलब आप बिहार में जूट को प्रमोट करो उसी हिसाब से। दूसरा, बिहेवियरली साउंड होनी चाहिए। किसान का माइंडसेट समझ के पॉलिसी बनाओ, सिर्फ थोड़ा बहुत इंसेंटिव देने से काम नहीं चलेगा। तो दूसरा पॉइंट, बिहेवियरली साउंड होनी चाहिए पॉलिसी। तीसरा पॉइंट, इंस्टीट्यूशनली रोबस्ट हो। मतलब लोकल कम्युनिटी को इंपावर करो, जैसे पंचायत वगैरह को पावर दो मैनेज करने की। चौथा, स्पेशली साउंड होनी चाहिए। मतलब जोन स्पेसिफिक क्रॉप्स उगाने चाहिए। ऐसा नहीं कि महेश और सुरेश के खेत साथ साथ एक खेत में पैडी उगाया जा रहा है, दूसरे खेत में बाजरा उगाया जा रहा है, ऐसा नहीं, जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। लास्ट में राइटर यही बोलते हैं सिर्फ ज्यादा सब्सिडीज देने से क्राइसिस सोल्व नहीं होंगे। स्मार्ट, जोन्ड और साइंस बेस्ड इंसेंटिव दो, और पॉलिसी जो बनाओ उसमें बिहेवियर और इमोशन को भी कंसीडर किया जाए। विलेज को प्लानिंग यूनिट कंसीडर किया जाए, और कैरेट देने के बजाय कलेक्टिव कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जाए। तो ये सारी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ई गवर्नेंस से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ई गवर्नेंस का एक प्रकार से आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो सरकार ने ना ये प्रण लिया है 2047 से पहले भारत को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत मतलब एक ऐसा भारत जो डेवलप्ड हो, इंक्लूसिव हो और सस्टेनेबल हो, जहां पे देखो हर सिटीजन एम्पावर्ड हो, हर सिटीजन को सर्विस मिले इजीली, गवर्नेंस फास्ट हो, ट्रांसपेरेंट हो। मतलब देखो 140 करोड़ लोगों का जो देश है, अब देखो फाइल्स की सहायता से नहीं चलाया जा सकता। सिस्टम को डिजिटल बनाना जरूरी है, सिस्टम को स्केलेबल बनाना जरूरी है।
इसीलिए देखो आज के समय में सबसे बड़ा जो टूल है ना वो क्या है, ई गवर्नेंस। क्या है, ई गवर्नेंस। तो ये आर्टिकल भी हम पॉइंट वाइज फॉर्म में ही डिस्कस करेंगे। पॉइंट वाइज फॉर्म में आपको फायदा तो हो रहा है ना, पता लगे मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो रही है, फायदा ही नहीं हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है तो फिर कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं, समझ रहे हो। तो आप बता दिया करो यार कमेंट बॉक्स में, आप ही के हिसाब से चलेंगे, आपको जिसमें फायदा होगा। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ई गवर्नेंस है क्या। ई गवर्नेंस मतलब गवर्नेंस यूजिंग डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स जैसे इंटरनेट, मोबाइल ऐप्स, सॉफ्टवेयर, समझ रहे हो। जब डिजिटल टूल्स जैसे मोबाइल सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशंस, इंटरनेट, इनकी सहायता से गवर्नेंस चलती है तो उसे बोलते हैं ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस का अल्टीमेट गोल क्या है, ई गवर्नेंस का अल्टीमेट गोल है स्टेट और सिटीजन के बीच में जो गैप है ना, उस गैप की भरपाई करना। यह अल्टीमेट गोल है ई गवर्नेंस का। अब इसमें ना 4 पिलर्स हैं। सबसे पहले है ट्रांसपेरेंसी। ई गवर्नेंस से आपको पता है ट्रांसपेरेंसी आती है, जैसे आरटीआई पोर्टल से कोई भी नागरिक जो है ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग कर सकता है। दूसरा पिलर है ई गवर्नेंस का अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे सीपी ग्राम है, सीपी ग्राम जहां पे आप शिकायत वगैरह दर्ज करवा सकते हो, तो इस प्लेटफॉर्म पे जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हो, जिससे ऑफिशियल की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स होती है, जवाबदेही तय होती है। ये दूसरा पिलर है अकाउंटेबिलिटी। तीसरा पिलर है स्पीड। ई गवर्नेंस से स्पीड बढ़ती है। पासपोर्ट सेवा पोर्टल से अब देखो 7 दिनों में पासपोर्ट मिल जाता है, पहले फाइलों से पेपर वर्क होता था, कितना टाइम लग जाता था। चौथा पिलर क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन। जैसे एक वेबसाइट है माई जीओवी, माई जीओवी पे अब देखो आम आदमी भी ना पॉलिसी मेकिंग में अपना सजेशन दे सकता है। तो डिजिटल गवर्नेंस का, ई गवर्नेंस का जो बिगेस्ट इंपैक्ट है वो क्या है, वो है सिटीजन एम्पावरमेंट। तो ये हमने समझ लिया ई गवर्नेंस को। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टेक होल्डर कौन है ई गवर्नेंस में। स्टेक होल्डर, पहले इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं ना, हाँ ठीक हो गई। स्टेक होल्डर देखो, जैसे हम एथिक्स में नहीं डिस्कस करते स्टेक होल्डर्स, सबसे पहला स्टेक होल्डर तो पीपल ही है, मतलब लोगों को ही तो फायदा होगा ना ई गवर्नेंस से। तो सबसे पहले जो स्टेक होल्डर है वो है पीपल। पब्लिक ही तो सिस्टम का टारगेट है और पब्लिक ही सिस्टम का ड्राइवर है। डिजिटल लिटरेसी अगर लो है तो देखो लोग फिर अडोप्ट ही नहीं करेंगे ई गवर्नेंस को। मोबाइल एप्लीकेशन सरकार लॉन्च कर देगी, लोगों को चलाना ही नहीं आता तो फिर क्या फायदा। अब जैसे भारत नेट एक स्कीम सरकार ने चलाई, भारत नेट स्कीम से ना 2 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड की सुविधा मिली, बट अगर ग्राम पंचायत में लोग इंटरनेट चलाना ही ना जाने तो फिर क्या फायदा। फिर दूसरा स्टेक होल्डर है प्रोसेस। प्रोसेस मतलब गवर्नमेंट का जो पुराने काम का तरीका है ना उसे री इंजीनियर करना। पहले फाइल नोटिंग हुआ करती थी, आजकल सब काम फाइल से चलता है, सारा कुछ ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है, प्रोसेस किया जा सकता है। तो दूसरा स्टेक होल्डर है प्रोसेस। तीसरा है टेक्नोलॉजी, जैसे आधार है, उमंग है, डिजी लॉकर है, ई कोर्ट है, ये सब क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, ये बैकबोन है ई गवर्नेंस का। क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो फिर ई गवर्नेंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, समझ गए। अब सबसे लास्ट में है रिसोर्सिस। अब टेक्नोलॉजी भी है, जनता तक प्रोवाइड भी करनी है, प्रोसेस भी बना दी, लेकिन स्किल्ड लोग ही नहीं है, ऑफिशियल को नहीं आता जिनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो भी काम नहीं चलेगा। तो चौथा जो स्टेक होल्डर है ना कि डेटा सेंटर होने चाहिए, बजट होने चाहिए, मैन पावर होना चाहिए, ये आता है चौथा स्टेक होल्डर। जैसे केस स्टडी में डिस्कस करते हैं हु आर द स्टेक होल्डर, 4 स्टेक होल्डर्स हैं ई गवर्नेंस में, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज। और हर स्टेक होल्डर जब मिल के काम करेगा तभी असली इंपैक्ट आएगा। अब ई गवर्नेंस के चैनल्स देख लीजिए। एक तो गवर्नमेंट टू कस्टमर, जैसे गवर्नमेंट मोबाइल एप्लीकेशन से सीधा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। उमंग एप्लीकेशन पे सिटीजन से रिलेटेड 1200 प्लस सर्विसेज मिलती हैं। दूसरा है G2B, गवर्नमेंट टू बिजनेस, जैसे जो बिजनेस फर्म्स हैं वो GST फाइल करती हैं ऑनलाइन। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, सरकार बोली लगवाती है, जो बिजनेस वाले हैं बोली लगा सकते हैं। फिर है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे PM गति शक्ति है। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो अलग अलग मिनिस्ट्रीज आपस में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है G2E, जैसे गवर्नमेंट टू ऑफिशियल, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई है ई का मतलब। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मतलब एक स्पैरो मॉडल है, स्पैरो वेबसाइट है जिसपे सिविल सर्वेंट्स के अप्रेजल वगैरह होते हैं। तो ये सब चैनल्स हैं जिसके थ्रू ई गवर्नेंस
को अंजाम दिया जाता है। सिर्फ गवर्नमेंट टू कस्टमर नहीं है, गवर्नमेंट टू सिटीजन नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट टू बिजनेस भी है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय भी है। माइलस्टोन क्या है ई गवर्नेंस एवोल्यूशन के? 1976 में देखो एनआईसी इस्टेब्लिश किया गया था। एनआईसी मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और इसके बाद 1980s में 90s में आपको पता है कंप्यूटर ऑफिसेज में आ गए थे फाइल्स और रजिस्टर की जगह लेने के लिए। फिर 2006 में सरकार ने स्टार्ट किया NEGP, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान। 2006 में आया था ये, 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान आया। इसके अंदर 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट थे, जैसे लैंड रिकॉर्ड्स को लेके, इनकम टैक्स को लेके, पासपोर्ट को लेके, ऐसे 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट थे इस नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर। और उसी समय देखो गांव-गांव में कॉमन सर्विस सेंटर बने डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। फिर 2015 में ना एक ई क्रांति मिशन आया था। ई क्रांति मिशन एक प्रकार से नेशनल ई गवर्नेंस प्लान 2.0 था। ई क्रांति मतलब इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, हर सेवा को सिटीजन के हाथ में लाना। अब इस ई क्रांति में फोकस किस चीज़ पे था? मोबाइल फर्स्ट, क्लाउड फर्स्ट। क्लाउड फर्स्ट मतलब सर्वर पे डेटा नहीं होना चाहिए, क्लाउड पे डेटा होना चाहिए ताकि सर्विसेज जल्दी प्रोवाइड किए जा सकें, मोबाइल पे प्रोवाइड किए जा सकें। तब तक जैम पे सरकार ने फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, जनधन, आधार, मोबाइल। इससे बहुत फ़ायदा हुआ। जब ये तीनों चीज़ें लिंक हुई ना, जनधन प्लस आधार प्लस मोबाइल, बहुत फ़ायदा हुआ। जनधन मतलब बैंक अकाउंट, आधार आपको पता ही है जिसकी ऑथेंटिकेशन के जो काम आता है। मोबाइल फ़ोन मतलब मोबाइल पे इंटरनेट चलता है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ईजी हो गया, जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सब। बेनिफिट क्या हुए ई गवर्नेंस के? ट्रांसपेरेंसी आई, डिजिटल रिकॉर्ड्स में टाइम सेव हुआ, पेपरलेस और ऑनलाइन सर्विसेज मिलने लगी तो बहुत टाइम बचने लगा। इंक्लूसिवनेस, रूरल इलाकों तक सर्विसेज पहुंचने लगी, SC ST वुमेन तक पहुंचने लगी। DBT, डायरेक्ट पैसा जाने लगा, LPG का, PM किसान का। ग्रीवेंस रेड्रेसल ईजी हो गया, CP ग्राम, लोक मित्रा प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। तो ये सब बेनिफिट्स हुए। चैलेंजेस क्या हैं? ये चैलेंजेस हैं, डिजिटल डिवाइड है आज भी। इंडिया वैसे 3rd लार्जेस्ट डिजिटल इकोनॉमी है, बट आज भी पर कैपिटा डिजिटल एक्सेस के मामले में इंडिया 28वें रैंक पे है, पर कैपिटा डिजिटल एक्सेस के मामले में। फिर साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। एम्स की वेबसाइट पे रैंसमवेयर का अटैक हुआ। डिजिटल लिटरेसी आज भी बहुत कम है, 45% महिलाएं रूरल इलाकों में आज भी मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं जानती। लैंग्वेज बैरियर हैं, कई बार डिजिटल सर्विसेज सिर्फ हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं होती। ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस हैं, आज भी कुछ ऑफिसर्स जो हैं वो रिफॉर्म के लिए तैयार नहीं हैं, वो पुराने तरीके से चलना चाहते हैं। जैसे लैंड रिकॉर्ड्स डिजिटलाइज हो रहे हैं ना, तो ऑफिशियल्स उस चीज़ को अपनाना नहीं चाहते जल्दी से। वे फॉरवर्ड में क्या बोला जाता है? वे फॉरवर्ड में देखो ये बोला जाता है हर गांव में कनेक्टिविटी होनी चाहिए 4G 5G की। डिजिटल लिटरेसी मिशंस चलाए जाएं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और पंचायत लेवल तक ट्रेनिंग हो। मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म होने चाहिए। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मजबूत हो। फीडबैक और पार्टिसिपेशन हो सिटीजन्स का समय समय पर। रेगुलर रिफॉर्म्स और ट्रेनिंग जरूरी है। तो ये सारा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ई गवर्नेंस के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडिया और जर्मनी रिलेशंस से संबंधित है। आप सिलेबस में GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसको भी हम पिलर वाइज डिस्कस करेंगे, अलग अलग सब टॉपिक्स में क्लासीफाई करके, ताकि अच्छे से समझ में आए। ये आज इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप पे आर्टिकल देखो इसलिए आया है, दोनों के बीच में स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इस्टाब्लिश हुए ना 25 साल पूरे हो गए हैं। और जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। वो बोलते हैं कि 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरा होना इंडिया और जर्मनी के बीच में, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक माइलस्टोन नहीं है। दोनों देशों के बीच में जो पार्टनरशिप है एक सॉलिड मॉडल है। दो पावरफुल डेमोक्रेसीज, एक यूरोप की और दूसरे एशिया की डेमोक्रेसी, कैसे एक दूसरे के डिपेंडेबल पार्टनर बन गए, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल सेट करने वाली चीज़ है दूसरे देशों के लिए भी। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कब साइन हुई थी? 25 साल पहले 2000 में साइन हुई थी। ये देखो वो दौर था जब कोल्ड वार खत्म हो चुका था। जर्मनी जो पहले कोल्ड वार में 2 टुकड़ों में डिवाइडेड था, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी, वो जर्मनी यूनिफाई हो चुका था, यानी आपस में मिल गए थे ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी 1990 में। और पूरे यूरोप में जर्मनी एक यूनाइटेड पावरफुल इकोनॉमिक फोर्स बन गया था। और दूसरी तरफ इंडिया में भी LPG रिफॉर्म आए, 10 साल पूरे हो गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में
ऐसी सिचुएशन में दोनों देश एक साथ आए और इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। आप बोलोगे सर ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ये तो बताओ। देखो, जब हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ दोस्ती बना ली या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश कर लिए, नहीं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब डीप और लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। आप बोलोगे अभी भी समझ नहीं आया सर, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब डीप एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन क्या मतलब है, सीधा सीधा बोलोगे ना। इसका सीधा सीधा मतलब देखो ये है मल्टीपल एरियाज में कोऑपरेशन। मल्टीपल एरियाज में, जैसे डिफेंस में भी, इकोनॉमी में भी, साइंस में भी, क्लाइमेट में भी, सिक्योरिटी में भी, कल्चर में भी, मल्टीपल एरियाज में कोऑपरेशन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है, दो देश ना एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, मिलके काम करते हैं। समझ रहे हो, दोनों देश, जैसे क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे इंडिया और जर्मनी मिलके काम करते हैं जिससे दोनों को फायदा हो। अब म्यूचुअल बेनिफिट की जब हम बात करते हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है ये इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशंस। मतलब दोनों देशों की गवर्नमेंट के बीच में कंसल्टेशन होते हैं कि हाँ भाई क्लाइमेट चेंज पे क्या स्टैंड लेना है, हाँ भाई कोई और इशू है उस पर क्या स्टैंड लेना है। दोनों देशों की गवर्नमेंट के बीच में ना दो सालों में एक बार कंसल्टेशन होता ही है, जिसे बोलते हैं इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन। तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक एग्जाम्पल है कि हाँ मिल के कंसल्ट करते हैं और फिर कुछ इश्यूज पे डिसाइड करते हैं। इसके बाद ना जो ये एम्बेसडर हैं जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, वो बोलते हैं कि 4 पिलर्स पे बेस्ड है इंडिया और जर्मनी की रिलेशनशिप। पहला पिलर है पीस एंड सिक्योरिटी। देखो, जर्मनी और इंडिया दोनों का बिलीफ एक ये है कि वर्ल्ड में ना रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो देश जिसके पास ताकत है, जैसे चाइना या फिर यूएसए, वो अपनी मनमानी करें। जैसे किसी देश के अंदर हम बोलते हैं ना, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लॉ का रूल होना चाहिए, ना कि राजा अपनी मनमर्जी से कुछ भी कर दे। जो लॉ है उसी के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। उसी प्रकार से वर्ल्ड में भी ना जो वर्ल्ड की कन्वेंशंस है उसके हिसाब से चीजें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसके हाथ में लाठी उसी की भैंस है और चाइना और यूएसए जैसे देश अपनी दादागिरी करें, नहीं। तो रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर में दोनों देश विश्वास करते हैं। और सिक्योरिटी के क्षेत्र में कोऑपरेशन काफी बढ़ गया है। जैसे 2024 में तरंग शक्ति नाम से ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी। कहाँ पे, तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस में, जहां पे जर्मनी और इंडिया के पायलट्स ने ज्वाइंट एयर शो किया था। इसके अलावा पोर्ट कॉल्स भी अब रेगुलर होती रहती हैं। जैसे जर्मनी की नेवी है, वो इंडिया के पोर्ट पे शिप लेके आ गई। समझ रहे हो, तो ऐसी जो चीजें हैं ना, सिक्योरिटी के क्षेत्र में कोऑपरेशन जो है अब काफी बढ़ रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन से रियल ट्रस्ट पैदा होता है दो देशों के बीच में। फिर इकोनॉमी की बात की जाती है। जर्मनी की लगभग देखो 2000 कंपनीज जो हैं वो इंडिया में काम करती हैं और इससे 7.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट। अब इस रेल प्रोजेक्ट में ना जर्मनी की टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जर्मनी की टेक कंपनीज इन्वॉल्व हैं इस प्रोजेक्ट में। और फिर राइटर बोलते हैं देखो काफी सारी इंडियन फर्म्स भी जर्मनी में एक्टिव हैं जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स का हिस्सा बन रही हैं। अभी इंडिया जर्मनी के साथ में कोई डायरेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं नेगोशिएट कर रहा है, इंडिया कर रहा है यूरोपियन यूनियन के साथ में, और जर्मनी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो राइटर बोलते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर नेगोशिएशन चल रही है, फाइनल स्टेज पे है और कभी भी ये एग्रीमेंट साइन हो सकता है। इवन साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भी दोस्ती काफी गहरी हो रही है। जर्मनी के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं ना, वहां पे बहुत सारे इंडियन रिसर्चर्स हैं। इंडिया के लिए वैसे थोड़ी तो शर्म की बात भी है कि हमारे रिसर्चर यहाँ पे रहकर रिसर्च नहीं करते, जर्मन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जाकर रिसर्च कर रहे हैं, तो उस देश को ज़्यादा फायदा होगा। और फिर इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि दोनों देश मिलके ग्रीन एनर्जी पे बहुत फोकस कर रहे हैं और जर्मनी की स्ट्रेंथ है ग्रीन एनर्जी में। ग्रीन एनर्जी में जर्मनी की स्ट्रेंथ है, तो इंडिया काफ़ी कुछ जर्मनी से सीख सकता है ग्रीन एनर्जी में। तो दोनों देश क्लाइमेट चेंज को सिर्फ एक क्राइसिस के रूप में नहीं ले रहे हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रूप में भी ले रहे हैं कि हाँ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में बढ़िया करेंगे तो बिजनेस भी अच्छा कर सकते हैं। फिर तीसरा है पीपल टू पीपल टाइज। पीपल टू पीपल टाइज में बोला जाता है देखो जर्मनी में ना आज 50,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और जर्मनी में सबसे बड़ी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, फॉरेन स्टूडेंट कम्युनिटी, वो इंडिया की ही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया के वहाँ पे पढ़ के वहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वहीं पे जॉब करने लगते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स ना फिर ब्रिज एम्बेसडर का काम करते हैं। मतलब
इंडिया का कल्चर वहाँ पे स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं और ये लोग वहाँ पे जर्मन लैंग्वेजेस वगैरह सीखते हैं, बाहर वापस इंडिया में जब आते हैं तो जर्मनी का कल्चर स्प्रेड करते हैं। समझ गए? बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जो दिखेंगे आपको, जो जर्मनी में व्लॉग बनाते दिखेंगे इंडिया के, वो जर्मनी के बारे में इंडिया को बताते हैं। तो पीपल टू पीपल टाइज भी काफ़ी स्ट्रोंग हो रहे हैं। फिर है ग्रीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फ्यूचर में हम ये बोलेंगे 2022 में ना जर्मनी ने इंडिया को ना 90,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में। मतलब कुछ पैसे ग्रांट के तौर पे, कुछ प्रेफरेंशियल लोन के तौर पे, मतलब लोन जो आसान टर्म्स पे हो। ये कमिटमेंट जर्मनी ने की थी और इस कमिटमेंट का नाम था इंडो जर्मन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, यानी GSDP। ये देखो, इंडो जर्मन ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट बोल लीजिए या फिर इंडो जर्मन ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप बोल लीजिए। इसका फोकस किस चीज़ पे? इसका फोकस सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, स्मार्ट सिटीज़ पे, इन सब पे इस पैक्ट का, इस डेवलपमेंट पार्टनरशिप का फोकस था। जैसे गुजरात के रिन्यूएबल पार्क्स में जर्मन टर्बाइंस लग रही हैं, ये सारी चीज़ें। लास्ट में कंक्लूजन में ये बोला जाता है, एम्बेसडर ये बोलते हैं कि देखो, इंडिया में मैंने 2 बार सर्विस दी है और इंडिया उनके लिए सिर्फ एक डिप्लोमेटिक पोस्ट नहीं है, इंडिया में आके उनका रियल पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इंडिया ने मोस्ट इंप्रेसिव वे में डेवलपमेंट की है और जर्मनी और इंडिया की पार्टनरशिप मजबूत होती है तो वर्ल्ड में और ज़्यादा पीस एंड प्रोस्पेरिटी आएगी। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब लास्ट में देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। ई गवर्नेंस का आर्टिकल तो देखो हमने अभी डिस्कस किया, हमने डिटेल से डिस्कस किया, पिलर्स डिस्कस किए, स्टेक होल्डर्स क्या क्या हैं ये भी डिस्कस किए। पिलर्स कौन कौन से हैं? जैसे ट्रांसपेरेंसी, स्पीड, अकाउंटेबिलिटी, ये सारे पिलर्स डिस्कस किए थे ना। फिर वो चैनल्स डिस्कस किए, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। फिर हमने बेनिफिट्स भी डिस्कस किए, पूरा डिटेल से ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। हमने ये एग्रीकल्चर वाला आर्टिकल डिस्कस किया, पानी बचाओ खेती बचाओ। सरकार चाहती तो है कि किसान पैडी और शुगर के ना उगाएं, उसकी जगह बाजरा वगैरह उगाएं, लेकिन इंसेंटिव गलत दे रही है, किसानों के माइंडसेट को नहीं समझ रही है। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग पे फोकस होना चाहिए और इंसेंटिव कलेक्टिव होने चाहिए। तो ये सारा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने काफ़ी सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस भी डिस्कस की, जैसे महाराष्ट्र के पानी पंचायत, हरियाणा का हमारी पानी हमारी विरासत। फिर हमने ये इंडिया जर्मनी रिलेशनशिप वाला आर्टिकल डिस्कस किया। 25 साल पूरे हो गए, 4 पिलर्स में हमने बात की। पहला पीस एंड सिक्योरिटी था, दूसरा इकोनॉमी था, फिर पीपल टू पीपल रिलेशन था, फिर ग्रीन डेवलपमेंट था। 4 पिलर्स पे हमने डिटेल से बात की। 25 साल पूरे हो गए रिलेशनशिप को। 2 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। पहला इंडो जर्मन रिलेशनशिप से संबंधित और दूसरा फिर ये वाटर क्राइसिस से संबंधित। दोनों का आंसर आपको देना है 250 वर्ड्स में। दोनों 15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।